हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू इन दिस सेशन ऑफ एसेज। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एस्से का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में बढ़ता जल संकट और उसका समाधान। तो भारत में बढ़ता हुआ जल संकट और उसके समाधान जो है उसको हम ऐसे के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो विचारणीय बिंदु हैं उन पे हम बात करते हैं। तो जल संकट की पृष्ठभूमि क्या है, वर्तमान स्थिति जो है ये चिंताजनक क्यों है, इस पे बात करेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि जल संकट कितना है, किस तरीके से है और किन क्षेत्रों में है, उस पर बात करेंगे। जल प्रबंधन प्रणाली कैसे सुनिश्चित हो, सरकारी प्रयास क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है और आगे की राह क्या है। तो सबसे पहले हम अपना ऐसे अगर तैयार करें, लिखने जाए, तो उनमें हम इन बातों पे बात करेंगे कि जल संकट है क्या, वर्तमान स्थिति इतनी चिंताजनक क्यों है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, जल प्रबंधन प्रणाली कैसे सुनिश्चित हो सकती है, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं इसको टैकल करने के लिए, चैलेंजेस क्या हैं और फिर आगे की राह जो है वो किस तरीके से है कि जल संकट जो है उसको हम सॉर्ट आउट कर सके। तो पृष्ठभूमि, तो बैकग्राउंड क्या है इस चीज की। तो हाल ही में भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, तो भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ पेयजल के साथ साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, दो मंत्रालय का विलय करके जल शक्ति मंत्रालय जो है ये बना दिया है। और वो मंत्रालय कौन से थे, तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया है भारत सरकार ने। अब ये जो जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक में ही 2024 तक देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय कर दिया है। तो 2024 तक जो है ये पूरे देश में हर घर नल या फिर नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों में सुनिश्चित और सस्ते पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना निर्धारित कर दिया है। तो जो गोल 6 है वो क्लीन वाटर से रिलेटेड है और एसडीजी 17 गोल्स जो है उनमें से जो गोल 6 है वो क्लीन वाटर का है और उसी चीज को निर्धारित किया गया है और ये कोशिश की जाएगी कि 2030 तक सबके लिए पोर्टेबल वाटर जो है, क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी रहे, जिसे हासिल करने के लिए भारत भी जो है ये प्रतिबद्ध है। विगत कुछ दशक पहले तक भारत स्वच्छ पेयजल के लिए प्राकृतिक जलाशयों और कुओं पर निर्भर रहता था, परंतु अब इन जल स्रोतों के लगातार सूखने से देश में तीव्र जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार सूखे के कारण स्थिति और खराब होती जा रही है। भारत के संविधान में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान को प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो भारत के संविधान में स्वच्छ पेयजल के प्रावधानों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्तमान स्थिति जो है ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। और अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 21 में भी क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में कहा गया है कि सभी को क्लीन वाटर मिलना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की स्थिति बेहद गंभीर है। तो ग्रामीण इलाकों में जो स्वच्छ पेयजल की समस्या है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। सरकार द्वारा दी गई आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत के 17 करोड़ या 16.78 करोड़ घरों में केवल 2.69 करोड़ 16% घरों तक जो है पाइप से पानी की पहुंच है। तो कुल मिलाकर के 17 करोड़ घर अगर हैं ग्रामीण परिवारों में, तो तकरीबन 2.5 करोड़ घरों में ही जो है ये पाइप से कनेक्टिविटी है। इसके अतिरिक्त 22% ग्रामीण परिवारों को पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर या उससे अधिक दूर पैदल चलना पड़ता है। तो 22% जो पॉपुलेशन है गांव की उसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, आधा किलोमीटर से ज्यादा जाना पड़ता है ताकि पानी ले सके वो। गांव में 15% परिवार बिना ढके कुएं पर निर्भर है।
तो 15% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ढका हुआ पानी नहीं यूज करती है, खुला पानी यूज करती है। तो अन्य लोग दूसरे अपरिष्कृत पेयजल संसाधनों जैसे नदी, झरनों, तालाबों आदि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो कहने का मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसकी अगर हम बात करें, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में जल आपूर्ति की स्थिति बेहद गंभीर है, जहां पाइपलाइन से आपूर्ति 5% से भी कम है। तो 16% जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें हमने अभी देखा कि वहां पे केवल पाइप से कनेक्टिविटी है, पूरे इंडिया की बात करें, और अगर हम इन पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों में केवल 5% एरिया जो है वहां पर पाइप से कनेक्टिविटी है। वर्तमान में सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 99% घरों में नल से जल आपूर्ति की जाती है। इसके बाद गुजरात का स्थान है जहां 75% लोगों को पाइपलाइन से पेयजल मिलता है। इस संदर्भ में नीति आयोग ने अपने दृष्टिकोण में कुछ चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर किया है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक जो डिमांड है पानी की वो डबल हो जाएगी, जो अभी है। वितरण करने की जो प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है उससे डबल हो जाएगी पानी की डिमांड, जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इसमें जो जगहें हैं, ये मेन मेन सिटीज जो हैं, मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद समेत 21 शहर शामिल है जहां पे जल संकट काफी ज्यादा हो जाएगा। जल संकट की वजह से देश की जीडीपी में 6% की कमी देखी जाएगी। तो 6% जो जीडीपी है उसमें कमी देखी जाएगी। नीति आयोग ने कहा कि अभी तक 60 करोड़ भारतीय गंभीर से गंभीरतम जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की, और उसमें 60 करोड़ लोग जो है ये पानी की गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, और 2 लाख लोग स्वच्छ पानी तक पर्याप्त पहुंच न होने के चलते हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। तो डर्टी वाटर या फिर गंदे पानी की वजह से 2 लाख लोगों की जो है ये जान चली जाती है हर साल। इसके अतिरिक्त अगले 11 सालों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोग पानी, पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो 60 करोड़ लोगों को पीने का पानी जो है ये मिलना मुश्किल हो जाएगा ये अगले 11 सालों में। नीति आयोग ने कहा है कि देश में पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी के नियोजन की कमी है। तो नीति आयोग का ये कहना है कि देश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो उसका नियोजन है वो गलत तरीके से हो रहा है। राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाना, पानी की बचत करना और बेहतर जल प्रबंधन कुछ ऐसे काम है जिनसे कृषि आमदनी बढ़ सकती है, और गांव छोड़कर शहर आए लोग वापस गांव की ओर लौट सकते हैं। तो राज्यों के बीच अगर जल विवाद सुलझाए जाए, पानी की बचत करना और बेहतर जल प्रबंधन कुछ ऐसे काम है जिनसे कृषि आमदनी बढ़ सकती है, और गांव छोड़कर शहर आए लोग वापस गांव की ओर लौट सकते हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली का 90% भूजल गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। तो दिल्ली का जो 90% ग्राउंड वाटर है ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भूजल 2 मीटर तक प्रति वर्ष के हिसाब से घट रहा है। दिल्ली का 15% इलाका अब संकटग्रस्त क्षेत्र में है। नीति आयोग ने खुलासा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाटर एड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक दुनिया के 21 शहरों में डे जीरो नलों से पानी बंद होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के 21 शहरों में जहां हालात बन जाए बन जाएंगे, और 2040 तक भारत समेत 33 देश पानी के लिए तरसने लगेंगे।
जबकि 2050 तक दुनिया के 200 शहर खुद को डे जीरो वाले हालत में पाएंगे। जल प्रबंधन प्रणाली कैसे सुनिश्चित हो? तो जल प्रबंधन प्रणाली कैसे सुनिश्चित होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे देश की आबादी को सुरक्षित और स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की उपयुक्त तकनीक तथा नवाचार अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब टेक्नोलॉजी का सहारा ही लेना पड़ेगा। यदि इन तकनीकों और नवाचारों में भारत की परंपरागत ज्ञान प्रणाली की अंतर्दृष्टि समाहित हो तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो यदि इन तकनीकों और नवाचारों में भारत की परंपरागत ज्ञान प्रणाली का अंतर्दृष्टि समाहित हो, कहने का मतलब जो नया इनोवेशन है और हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, इन दोनों को मिला करके अगर इस समस्या का समाधान किया जाए तो ये पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कृत्रिम वर्षा जल संरक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों या संरचनाओं को शामिल किया जाता है। तो आर्टिफिशियल रेन जल संरक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों या संरचनाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें तालाब, चेक डैम, गेबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डैम, सोख्ता गड्ढा, अधोभूमि अवरोधक, रोक बांध, रिचार्ज शाफ्ट, अस्थायी बांध, गली प्लग, नाली अवरोधक आते हैं। छत पर प्राप्त वर्षा जल का भूमि जलाशयों में पुनर्भरण जिन संरचनाओं द्वारा होता है उनमें शामिल है बंद या बेकार पड़े कुएं, नलकूप, हैंडपंप, पुनर्भरण पीट, गड्ढा जिसको बोलते हैं, पुनर्भरण खाई। तो छत पर प्राप्त वर्षा जल का भूमि जलाशयों में पुनर्भरण जिन संरचनाओं द्वारा होता है उसमें शामिल है बंद या बेकार पड़े कुएं, नलकूप, हैंडपंप, पुनर्भरण पीट, पुनर्भरण खाई। जहां जल की आपूर्ति बाधित होती है, सतही संसाधन का अभाव है, सतही संसाधन का अभाव है या संसाधन पर्याप्त नहीं होते, वहां छत पर प्राप्त वर्षा जल का संचयन जल समस्या का बेहतर समाधान है। सूखे अनुपयोगी कुएं का उपयोग पुनर्भरण संरचना के रूप में किया जा सकता है। पुनर्भर्तीय किए जा रहे वर्षा जल को एक पाइप के माध्यम से कुएं के तल या उसके जल स्तर के नीचे ले जाया जाता है ताकि कुएं के तल में गड्ढे होने व जलभृत में हवा के बुलबुलों को फंसने से रोका जा सके। तो पुनर्भरीय किए जा रहे वर्षा जल को एक पाइप के माध्यम से कुएं के तल या उसके जल स्तर के नीचे ले जाया जाता है ताकि कुएं के तल में गड्ढे होने व जलभृत में हवा के बुलबुले को फंसने से रोका जा सके। भूजल स्तर में निरंतर हो रही गिरावट के मद्देनजर समुद्र में बह जाने वाले वर्षा जल का भी संचयन आवश्यक है। भूजल संसाधन में वृद्धि के लिए वर्षा जल का पुनर्भरण भी आवश्यक है। भूजल संसाधन में वृद्धि के लिए वर्षा जल का पुनर्भरण भी आवश्यक है। भारत में कुल उपलब्ध जल में से सबसे ज्यादा यानी करीब 3/4 जल उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए होता है। तो 3/4 जो वाटर है ये इरिगेशन के लिए यूज होता है। तो सिंचाई में उपयोग तथा इलाके की जरूरत के अनुसार वर्षा आधारित खेती, प्राकृतिक खेती व सूखा रोधी बीजों का चलन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पेयजल समेत शेष प्रकार के उपयोग के लिए जल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होती जाएगी। तो सिंचाई में उपयोग तथा इलाके की जरूरत के अनुसार वर्षाधारित खेती, प्राकृतिक खेती व सूखा रोधी बीजों का चलन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पेयजल समेत शेष प्रकार के उपयोग के लिए जल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होती जाएगी। पेयजल से लेकर प्रत्येक
मकसद पेयजल से लेकर प्रत्येक मकसद में जितनी जरूरत उतने पानी की निकासी व प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खेतों में सिंचाई के लिए बूंद बूंद सिंचाई तथा फव्वारा पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पेयजल से लेकर प्रत्येक मकसद में जितनी जरूरत उतना पानी की निकासी व प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खेती में सिंचाई के लिए बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन का यूज करना है। अब गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत सुरक्षित पानी हर समय और सभी स्थितियों में सुलभ होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत सुरक्षित पानी हर समय और सभी स्थितियों में सुलभ होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 2022 तक तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित पानी हर समय और सभी स्थितियों में सुलभ होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 2022 तक 70 लीटर स्वच्छ जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उसके घरेलू परिसर के भीतर या 50 मीटर तक की दूरी तक प्रदान करना है। वर्ष 2018 में शुरू हुए स्वजल योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति बढ़ाकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुनिश्चित पीने का पानी की सुलभ सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना को 28 राज्यों के उन 117 जिलों तक विस्तारित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय औसत के 44% की तुलना में केवल 25% पाइप्ड जल आपूर्ति वाले आवास हैं। तो इस योजना को 28 राज्यों और उनके 117 जिलों तक विस्तारित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय औसत के 44% की तुलना में केवल 25% पाइप्ड जल आपूर्ति वाले आवास हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सतही जल आधारित पाइप्ड जलापूर्ति योजना के माध्यम से 90% ग्रामीण आबादी को एक दीर्घकालिक टिकाऊ समाधान के रूप में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। तो भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि 2022 तक जो सरफेस वाटर आधारित पाइप्ड जलापूर्ति योजना के माध्यम से 90% ग्रामीण आबादी को एक दीर्घकालीन टिकाऊ समाधान के रूप में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। सरकार जल उपचार तकनीकों को अधिक किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत है। चुनौतियां क्या है? तो भूजल पर लगातार बढ़ती निर्भरता और इसका निरंतर अत्यधिक दोहन भूजल स्तर को कम कर रहा है। तो भूजल पर लगातार बढ़ती निर्भरता तथा इसका निरंतर अत्यधिक दोहन भूजल स्तर को कम कर रहा है और पेयजल जल आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो एक जटिल चुनौती है। जल स्रोतों के सूखने, भूजल तालिका में तेजी से कमी, सूखे की पुनरावृत्ति और विभिन्न राज्यों में बिगड़ते जल प्रबंधन विभिन्न प्रकार की चुनौतियां पेश कर रहे हैं। बंद पड़े बोर पंप, जलापूर्ति पाइप्ड लाइनों की मरम्मत समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे क्षेत्र विशेष में पेयजल संकट विद्यमान हो रहा है या हो गया है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के दबाव के कारण पानी के स्रोत नष्ट होते चले गए। इस चिंतनीय पक्ष को लगातार विभिन्न सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया है। अधिकांश शहरों और लगभग 19,000 गांवों के भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, कीटनाशक आदि स्वीकार्य सीमा से अधिक मौजूद पाया गया है। तो अधिकांश शहरों में लगभग 19,000 गांवों में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, कीटनाशक आदि स्वीकार्य सीमा से अधिक मौजूद पाया गया है। इसी लिहाज से पानी की गुणवत्ता चुनौतीपूर्ण है। विश्व बैंक और यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित अध्ययन दर्शाते हैं कि ग्रामीण भारत में
न केवल पेयजल अपर्याप्त है, बल्कि देश भर में इनका असंतुलन बहुत बहुत व्यापक है। आगे की राह जो है उस पे बात करते हैं। तो कंक्लूजन ये है, निष्कर्षतः किसी भी देश की वृद्धि और विकास के लिए प्रभावी जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। इसलिए जल संचयन और भंडारण पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कृषि और उद्योगों के साथ विशाल आबादी पर पानी संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत को जल उपलब्धता, अनुकूलतम प्रबंधन, बेहतर आवंटन प्रक्रिया, रिसाव की उच्च दर में कमी लाना, गंदे पानी का पुनः प्रयोग और वर्षा जल संचयन के साथ जलापूर्ति के वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना आरआरआर के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थानिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, कृषि और उद्योगों के साथ साथ विशाल आबादी की पानी संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत को जल उपलब्धता, अनुकूलतम प्रबंधन, बेहतर आवंटन प्रक्रिया, रिसाव की उच्च दर में कमी लाना, गंदे पानी का पुनः प्रयोग और वर्षा जल संचयन के साथ जलापूर्ति के वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए मरम्मत, नवीकरण, पुनर्स्थापन आरआरआर के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थागत प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीण समुदाय अपने प्राकृतिक जल संसाधनों का प्रबंधन करने हेतु जल संचयन ढांचों का निर्माण कर सकते हैं और जल संरक्षण की अपनी प्राचीन परंपरा को अपनाने के लिए संगठित होकर अपनी दीर्घकालिक जल प्रबंधन समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो ये जो ऐसे है यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। इन पे हमने सभी कुछ देखा, सारे आयामों को देखा कि कैसे भारत के अंदर जल संकट है, उसके समाधान किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।